बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाज़िया। लाइबा वॉइस पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी का मौजू है ज़मीर की अदालत। मैं लाहौर के करीब एक गांव में पैदा हुई। माँ बाप गरीब थे। उन्होंने मेरी शादी एक करीबी गांव में निस्बतन बेहतर घराने में कर दी। मेरा खामद एक छोटा दुकानदार था। ये मेरा नसीब है कि शादी के 2 साल बाद इसका कारोबार इतना तरक्की कर गया कि दौलत संभाले ना संभलती थी। मुझे और मेरे शोहर को खर्च करने का ढंग ना आता था। बस जो चीज़ अच्छी लगी फ़ौरन ख़रीद ली, ये सोचे बगैर कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। यूँ अक्सर ख़रीदारी बेकार की जाती या चीज़ें सड़ जाती, लेकिन हमें एहसास ना होता। शोहर तो नौ दौलते कहलाते ही मैंने भी कसर ना छोड़ी। दुकान पर गई तो कपड़ों के अंबार लगवा दिए। सूट पर सूट खरीदे जा रहे हैं। अगर शेर भर गोश्त की ज़रूरत है तो आधा बकरा तिलवा कर ले आए। इधर वो गोश्त लाते, उधर मैं नौकरों से 4-5 मुर्गियाँ मंगवा लेती। गोश्त पक रहा है, पुलाव बना रहे हैं, मगर मुर्गी का गोश्त आ गया तो चलो भाई इसको भी बनवा लो। इतना खाना थोड़ा सा खाया और अगले दिन बासी कहकर एक तरफ निकाल दिया। सर्दी का मौसम है, चाय पर चाय पी रहे हैं। एक बच्चे ने फरमाइश कर दी, मुझे तो ठंडी बोतल पीना है। मियाँ साहब ने ड्राइवर को दौड़ाया कि जाकर 3-4 क्रेट बोतलों के ले आओ। अब सर्दी में कौन पिए। किसी के घर मिलने गए तो केक मिठाई से लद फद कर इनके घर का नया फर्श देखा तो ख्याल आया कि वैसा भी हमारा होना चाहिए। अब अच्छा भला फर्श उखड़वा कर इन जैसा बनवा लिया। गर्ज के खर्च करने का कोई ढंग और ना सलीका। आप जाने जब दौलत की रेल पेल हो जाए तो आदमी में तब्दीलियां आने लगती हैं। शोहर ने घर से बाहर औरतों से दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर दी। याशियाँ मेरे शोहर का मुश्किला बन गई। एक बार एक होटल पर अचानक छापा पड़ा। 3-4 मर्द और औरतें पकड़ी गईं और सजाएं भी मिली। खुशकिस्मती से मेरे शोहर इस रात होटल में ना थे, वरना वो भी पकड़े जाते। मैं कहती हूँ कि जो बुरा हुआ जो ये बच निकले। दूसरों के साथ इन पर भी भारी जुर्माना होता, अखबारात में तस्वीरें लगती तो शायद दौलत का खुमार उतर जाता और वो आम आदमी की तरह शरीफाना ज़िंदगी गुजारते। फिर शायद मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरती। मैं शौहर को तो इस रास्ते से चलने से ना रोक सकी, बल्कि खुद भी एक दूसरी तरह पर चल निकली। शौहर ने रफ्ता रफ्ता घर में मैनोशी शुरू कर दी। दौलत आला सोसाइटी की तरफ ले गई तो दौलत और मैं के बीच हजाब को बला दिया। अब मुझे मजबूर करते कि मेरे साथ बैठकर पियो। मैं कहती ये हराम है, मैं नहीं पीऊँगी, तो जवाब देते कि अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरी औरत को साथी बना लूँगा। एक दिन मुझे इसरार करके ज़बरदस्ती पिलाई। मैंने मजबूरन इनका कहा माना। फिर उन्होंने वेतरा बना लिया। घर पर मैं नौशी करते, मुझे साथ बैठा लेते, ऊट पटांग बातें शुरू कर देते और साथ मैं नौशी पर मजबूर करते। कहा ना मानती तो दूसरी औरतों के पास जाने की धमकियां देते। अब मैं इनकी हरकतों की वजह से ज़्यादा गमज़दा रहने लगी। मुझे देखकर कहते क्यों गमज़दा रहती हो, तो गम गलत करने का चारा है तो तुम्हारे पास। यूँ मैं अपनी गमजदगी दूर करने बार बार इस बुरी चीज़ को चखने लगी, यहाँ तक कि हिजाब टूट गया और मैंने मैनोशी को आदत बना लिया। जब पीती तो खूब खाती भी। इसी तरह मेरे चेहरे पर सुर्खी रहने लगी और मैं सेहतमंद नज़र आने लगी। मानती हूँ कि मैं कमज़ोर किरदार की थी, वरना कोई अच्छी औरत होती तो ऐसा ना करती। आईना देखती तो समझती शय ने मेरी ही उम्र के नशनात मटा दिए और मुझ पर जवानी के रंग बखेर दिए हैं। नहीं जानती कि ये तो एक जहर है जो मुझको अंदर से खोखला कर रहा है। अब कुछ गलत किस्म की औरतें भी हमारे घर आने लगी, जिनको मेरे शौहर मधु करते थे। वो काफ़ी तेज़ तरार थी, मुझको अपने लच्छेदार बातों में उलझाती थी, मेरी तारीफ़ें करती और मेरे साथ दोस्तियाँ बनाती। मैं ना समझ सकी कि दरअसल वो मेरे खामद में दिलचस्पी रखती हैं। एक दिन मैंने एक ऐसी ही बदनाम ज़माना के साथ शोहर को अपने बेडरूम में देख लिया तो मुझे होश आया। ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी। घर में लड़ाई हुई। मोहल्लेदारों और बड़े भाई के डर से फराज ने हथियार डाल दिए। गैर औरतों का आना जाना तो बंद हो गया, मगर इनके औबाश दोस्त फिर भी आते थे। एक रोज़ इनके एक दोस्त ने मुझसे हमदर्दी जताते हुए राजदारी से बताया कि फराज को हरगिज़ मत बताना कि मैं आपके भले को ये राज बता रहा हूँ, ताकि अंधेरे में ना रखो। तुम्हारे खामद ने एक और शादी कर ली है। वो औरत है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन अच्छे कबील से नहीं है। उन्होंने इससे बड़ा जेवर डाला है और कुछ अराजी भी लिख कर दी है। ये सुनकर मेरे पाँव तले से गोया ज़मीन ही निकल गई। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं ढह गई। जब रियाज ने मेरी ये हालत दी तो तसल्ली को गले से लगाया और बोला कि हौसला रखो और हकीकत को बर्दाश्त करना सीखो। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा। वो कहने लगा अगर हिम्मत है तो तुमको दिखा सकता हूँ। मैंने भी तजस्सुस के मारे कह दिया हाँ दिखा दो। इसने एक पता लिख कर दिया कि वहाँ अकेली मत जाना, अपने जेठ को साथ लेकर जाना। फराज इस औरत को अब इस घर में ला बसाने की सोच रखा है जिसमें तुम रहती हो।
कहता है मैं सुरैया को मना लूँगा और तुम दोनों को साथ रखूँगा। अगले दिन जेठ के घर गई, उनको तमाम ख़वाल सुनाया। वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गए और मुझे मज़कूरा बंगले में ले गए। फराज तो वहाँ ना था, मगर वो औरत पूरे क्रोफर के साथ मौजूद थी, बनी ठनी नई नवेली दुल्हन हो जैसे, और नौकर चाकर भी थे। जेठ वहाँ 2-4 मिनट रुके, फराज का पूछा और मुझे घर ले आए। उन्होंने तसल्ली दी। जब फराज आए तो इनको काफ़ी बुरा भला कहा। इनके दबाव की वजह से फराज दूसरी बीवी को घर ना लाए, बल्कि अलहदा मकान में ही रखा। उन्हीं दिनों रियाज मेरा हमदर्द बन गया और रोज़ घर आने लगा। पहले तो मैं वाकई से अपना हमदर्द समझती रही, लेकिन फिर नोट किया कि वो तभी आता है जब फराज मौजूद नहीं होते। दरअसल वो मेरे टूटे हुए ज़ख्मी दिल पर अपने प्यार भरे 2 बोलों से मरहम रखने का काम कर रहा था। लेकिन मुझे इसकी नीयत का शुरू में अंदाज़ा ना हो सका और मैं इसकी गमख्वारी के जाल में ऐसे फंसती चली गई जैसे कोई बेबस चूंटी मकड़ी के जाल में फंसती है, फिर निकल नहीं सकती। रियाज पहले मुझे भाभी कहा करता था, फिर मेरे नाम से पुकारने लगा। अगर मेरी तबीयत ठीक ना होती तो कहता चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ। फराज को तो अपनी दूसरी बीवी से ही फुर्सत नहीं, और आप हैं कि इसके इंतज़ार में घुलती रहती हैं। मैं तो इसे अपना हमदर्द, मोहसन और गमख्वार समझती थी। मालूम ना था कि इसके दिल में मेरे लिए पाकीज़ा जज्बात नहीं है। अब वो तनहा ना था, इसके साथ इसकी एक दोस्त लड़की भी आने लगी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना भी मुझे गमख्वारी करती। इसका कहना था वो मेरी सोतन के पड़ोस में रहती है। इस तरह वो मेरे शोहर के साथ दूसरी बीवी के पास आने जाने, इनकी सैर व तफरीह, हत्ता के शॉपिंग तक की खबर रखती थी। ये वो सारी बातें मुझे आकर बताती और मारे तजस्सुस के सुनती, इसकी हादर मुतारत करती और चाहती थी कि वो हर रोज़ मेरे पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे। रुखसाना के बहाने रियाज भी इसके साथ आता। दोनों मुझे घुमाने फिराने ले जाते। हम तीनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, जैसे एक जान और 3 कलब हों। रुखसाना ने सोतन की दे देकर मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया और मेरे घर में घुस आई। इस तरह रियाज और रुखसाना को मेरे घर में एक महफूज ऐशगाह मुयस्सर आ गई। मुझे इन दोनों के साथ एक वक्त गुजारने पर इतराज़ ना था। मैं तो उनकी खातर मुतारत करते ना थकती थी। एक दिन रियाज अकेला आया। वो बहुत उदास और रो रहा था। मुझसे अपनी हमदर्दी का इस तरह रोना देखा ना गया। पूछा कि क्या हुआ है। इसने बताया कि वालिदैन को इसके और रुखसाना के तल्लक का इल्म हो गया है। उन्होंने रुखसाना के घर जाकर इसकी बेइज्जती की है, जिस पर इसके वालिदैन ने अपनी लड़की पर पाबंदी लगा दी है। वो इसकी किसी और जगह शादी कर रहे हैं। तुम तो इस दर्द से बाखूबी वाकिफ़ हो सुरैया के, ये जुदाई और फ़राक़ का दर्द कैसा जानलेवा होता है। आजकल तुम्हारी जान पर बनी थी और मैंने तुम्हारे सहारा दिया था, आज मेरी जान पर बनी है। बोलो क्या तुम मुझे सहारा दोगी? मैंने इसकी बात का मतलब समझे बगैर कह दिया हाँ। अगर आपने आड़े वक्त मुझे सहारा दिया और संभाला था तो मैं भी आपको सहारा दूंगी। मेरा ये कहना था कि वो शख्स मेरे गले का हार हो गया। इससे मेरे शोहर के घर आने जाने और मामलात का इल्म रहता था, सो वो उसी वक़्त आकर बर्जमान हो जाता जब फराज किसी और जगह दादो इशरत में मसरूफ़ होते थे। बलाखिर वो मुझे घेरने में कामयाब हो गया। मज़लूम बनकर, दोस्त और गम खसार बनकर इसने मेरी तन्हा रूह की तन्हाई के दर्द को समेटने की खातिर ये सारा खेल खेला था। इसके बाद मैं बाकायदगी के साथ इसके हमरा बाहर जाने, सैर व तफरीह वक्त गुजारने लगी और इस चालाक मकड़ी के गलीस जाले में फंस कर रह गई। जल्द ही रियाज के वालिदैन को हम पर शुबा हो गया। इसके एक करीबी रिश्तेदार ने कई बार हमें गाड़ी में एक दूसरे के साथ घूमते फिरते देख लिया। उन्होंने रियाज की शादी इसकी कज़न से करा दी। इसकी शादी हो गई, मगर हमारी मजलिसें फिर भी इसी तरह जमती रहीं। इसकी बीवी बड़ी मासूम और नहेज़ और खूबसूरत थी, मगर रियाज को तो चोरी का चस्का पड़ गया था। जिस हराम शय में राहत मिले, फिर इससे हलाल चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसने मुझे बेरवाकार किया। मैं खुद भी बना ठगा कर दिल बहलाती। शौहर के गम और इसकी बेइतनाई को पसे पुश्त डाल दिया था। अपनी महरूमी का इलाज रियाज की गुर्बत में तलाश कर लिया था। रियाज के वालिदैन और उसकी बीवी ने इसे मेरे घर आने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घर में लड़ाई झगड़े हुए, बाप बेटे की तलख कलामी भी हुई। आखिर इसके बूढ़े वालिदैन ने हथियार डाल दिए। बीवी ने भी इस महरूमी से समझौता कर लिया, मगर मैं ना कर सकी। अब अगर रियाज ना आता तो मुझे लगता कि मैं बगैर बादबान की कश्ती हूँ। अब अगर मेरा शौहर भी कभी मुझसे चाहत की बात करता तो मुझे इससे नफ़रत महसूस होती और मैं इससे दूरी में ही सुकून महसूस करती। दरअसल मैं शौहर की अय्याशियों के बाइस इससे नफ़रत करने लगी थी और इसका इंतकाम फराज से नहीं बल्कि ख़ुद से ले रही थी। मेरी सोतन जब तक साब औलाद ना थी मुझे इससे खौफ नहीं था, लेकिन अब वो खौफ रहने लगा कि अगर वो साब औलाद होगी तो मेरे शौहर की जायदाद में कुली तौर पर शरीक हो जाएगी। मैंने खुद को इस वजह से भी रियाज के कदमों में डाल दिया कि वह किसी तरह मेरे शौहर को इसकी दूसरी बीवी से बदज़न करे
رخسانہ کو طلاق کرا دے۔ اس نے ایسا کرنے کا کئی بار وعدہ کیا مگر یہ وعدہ ایفا نہ کر سکا۔ میں نے سوتن کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں مشہور کرائی مگر ناکامی ہوئی۔ آخر میں ہی اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی۔ اس کا تو بال بھی بیکا نہ کر سکی۔ جو کچھ گوایا اپنا ہی گوایا۔ اب مجھے ریاض پر بھی رہ کر غصہ آتا تھا کہ اس نے مجھے کیسا بے وقوف بنایا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ شوہر پوری طرح اس کا ہو گیا۔ فراز سے میں نے مسلسل بے اتنائی جو اختیار کی تھی تو تمام تر نقصان میرا ہو گیا۔ یہ سب ریاض کی وجہ سے ہوا، لہٰذا جی چاہتا اس سے انتقام لوں۔ انتقام کیا لے سکتی تھی؟ پھر بھی میں نے اس سے بھی گمراہی کے اندھیروں میں گرا کر اس کے سارے خاندان سے گویا انتقام لیا۔ میری ناقص عقلی نے یہی مشورہ دیا کہ اس نے میری زندگی کو بربادی سے ہمکنار کیا ہے تو میں بھی اس کی زندگی کو اندھیرے میں رکھوں گی تاکہ یہ بھی سکھ کا سانس نہ لے۔ ریاض پوری طرح میری جھوٹی الفت میں پھنس چکا تھا۔ اس کی بے قصور بیوی میری وجہ سے آگ میں جل رہی تھی اور میں خود بھی دوزخ جیسی آگ کی ایندھن میں بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے 4 بار معصوم نفوس کو اس دنیا میں آنے سے قبل فنا کر دیا۔ تبھی قدرت نے ہم کو بالآخر ایک بہت بڑی سزا کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ ہم جان بوجھ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور دوسروں کی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کا گڑھا جب بھر جاتا ہے تبھی ڈوبتا ہے۔ ایک دن فراز رات کو گھر نہ آئے، دوسرے اور تیسرے دن بھی پتہ نہ چلا، چوتھے دن ایک لاش منسیرہ سے چند میل دور ملی۔ اخباروں میں نامعلوم لاش کی خبر چھپی اور اوروں کے ساتھ ہم بھی پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے شوہر فراز کی لاش تھی جسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر جائے واردات پر خون نہیں گرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کسی دوسری جگہ ہوا تھا اور لاش دوسری جگہ لا کر پھینکی گئی۔ تفتیش شروع ہوئی۔ پولیس نے مقتول کی زندگی کے معمولات، اس کی 2 شادیوں، میری اور رخسانہ کی ہسٹری، ریاض سے میرے تعلقات، ہر چیز، گواہیاں، شواہد اکٹھے کیے، گواہیاں لیں، گویا کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی تھی۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ فراز کو میں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے ریاض کے ذریعے مروایا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ریاض اس رات میرے ساتھ تھا۔ اس کے والدین نے اعتراف کیا کہ وہ اس رات گھر میں نہیں تھا، تو گویا گواہی یہ تھی کہ وہ اپنے رقیب یعنی میرے شوہر کو قتل کرانے کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا۔ اگر میں اس بھیانک رات اس کی اپنے گھر میں موجودگی کی بتاتی تو میرے خلاف کیس کو اور مضبوط بناتی، لہٰذا میں نے اس معاملے میں بالکل چپ سادھ لی۔ ریاض کو پولیس لے گئی، 7 دن کا ریمانڈ لیا۔ اسے تھانے میں اتنا مارا گیا کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا۔ رخسانہ بچ گئی کیونکہ وہ عرصے سے ہماری زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں روتی بھی تھی۔ ہم دونوں فراز کے قتل کے معاملے میں بے گناہ تھے، مگر میرا ضمیر ملامت کرتا کہ میں اپنے ہاتھوں خود اپنی کوکھ جاڑنے کی مرتکب ہو رہی تھی۔ یہ بھی تو قتل تھے جو ہم سے سرزد ہوئے تھے، تو کیا اس کی سزا ہم کو نہ ملتی تھی؟ عدالت میں قتل اور سازش قتل سے انکاری رہی، کوئی عینی شاہد بھی نہ تھا، لہٰذا سزا سے تو بچ گئی، مگر ضمیر کی عدالت سے عمر بھر سزا ملتی رہی اور اپنے بچوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوئی۔ بے شک ریاض نے فراز کو قتل نہیں کیا، لیکن میری زندگی کی سب سے گناہوں میں وہ میرا ساتھی تو بنا رہا۔ اب اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، مگر اس کی بڑی قیمت رسوائی کی صورت میں ہمیں ادا کرنا پڑی۔ اس نے اپنی بیوی کے قدم چھو کر اور ماں باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لی۔ اس نے معمول کی زندگی گزارنا شروع کر دی، مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا اصل جرم کیا تھا، میرے خاوند کا جرم کتنا تھا۔ ریاض اور رخسانہ کتنے مجرم ہیں، اور ہم میں سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ میں یہ بھی سوچتی ہوں جرم خواہ جتنا بھی چھپ کر 7 پردوں میں کیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے اور سزا اصل جرم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملتی ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔